एक विद्युत द्विध्रुव को दो निकट स्थित आवेशों के समुच्चय के रूप में माना जाता है तथा यह किसी अन्य बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह किस प्रकार व्यवहार करता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। विद्युत द्विध्रुव जो हम कंसीडर कर रहे हैं वह Q2A है, अर्थात इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों का परिमाण Q है। बिंदु A पर -Q आवेश है, बिंदु B पर +Q आवेश है तथा ये 2A का तात्पर्य हुआ कि इस द्विध्रुव की लंबाई 2A है, बिंदु A से B की दूरी। यह बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र जिसे E वेक्टर द्वारा निरूपित कर रहे हैं उसमें रखा हुआ है। बाह्य क्षेत्र जो कि इस द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, किसी अन्य स्रोत द्वारा उत्पन्न किया गया है, उसमें रखा हुआ है। समरूप विद्युत क्षेत्र होने का तात्पर्य हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसका परिमाण समान रहता है। हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश स्थित होगा तो वह एक विद्युत बल का अनुभव करेगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है तथा F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगर किसी धनावेश के लिए देखा जाए तो यह बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तथा ऋण आवेश के लिए यह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो बिंदु B पर स्थित आवेश +Q के लिए QE वेक्टर होगा इस प्रकार, और बिंदु A पर स्थित ऋण आवेश -Q पर यह इस तरफ -QE वेक्टर इसकी विपरीत दिशा में स्थित होगा। इस प्रकार इस दो आवेशों के निकाय पर कार्यरत कुल विद्युत बल इन दोनों बलों के संयोजन से प्राप्त होगा, अर्थात यह कुल बल इस QE वेक्टर और इस बल -QE वेक्टर के सदिश संयोजन से प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कुल बल के लिए F वेक्टर बराबर QE वेक्टर प्लस -QE वेक्टर, जिसे हल करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है। यह दर्शाता है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है, और यांत्रिकी में हमने पढ़ रखा है कि किसी भी निकाय पर कार्यरत कुल बल 0 होने पर वह स्थानांतरणीय साम्यावस्था में रहता है। इसे स्थानांतरणीय साम्यावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इस साम्यावस्था के अंदर निकाय का कुल बल 0 होने से उसका त्वरण भी हमें इस व्यंजक के द्वारा 0 प्राप्त होता है, अर्थात निकाय अत्वरित अवस्था में रहता है। यदि स्थिर है तो स्थिर वेग v से ही गति करेगा, और यदि यह नियत वेग 0 है अर्थात स्थिर है तो यह स्थिर बना रहेगा। अभी इस अवस्था में भौतिक रूप से द्विध्रुव को देखा जाए तो इसके सिरे B पर बल दाहिनी ओर लग रहा है और तथा सिरे A पर बल बाईं ओर लग रहा है, तथा यह विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष कोण थीटा की स्थिति में है। इस अवस्था में इस तरफ बल लगने के कारण बिंदु B पर और बिंदु A पर बल इस तरफ लगने के कारण यह दक्षिणावर्ती घूर्णन की स्थिति में आ जाएगा। ये इस प्रकार से घूमने का प्रयास करेगा जब, और घूर्णन हेतु उत्तरदायी होता है बल आघूर्ण, जो किसी निकाय को स्थिर अवस्था से घूर्णन अवस्था में लाने का प्रयास करता है या घूर्णन अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो इस बल आघूर्ण की गणना करने के लिए हम कक्षा 11 में पढ़े हुए संबंध बल आघूर्ण टॉ बराबर R क्रॉस F अर्थात टॉ वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर का उपयोग करेंगे, जहां पर R वेक्टर निर्देश बिंदु के सापेक्ष उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस पर बल F आरोपित होता है। इस अवस्था में जब विद्युत द्विध्रुव बिंदु A पर इस तरफ बल के कारण और बिंदु B तरफ
इस तरफ बल के कारण दक्षिणावर्ती घूर्णन की स्थिति में आता है तो स्पष्टतः इसका घूर्णन अक्ष बिंदु O से पारित होगा और इस कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि जब किन्हीं भी दो सदिशों को किसी तल में परिभाषित किया जाता है तो A वेक्टर और B वेक्टर इस प्रकार स्थित हों और उनके मध्य कोई कोण थीटा हो तो A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ अगर जाया जाए तो यह वामावर्ती घूर्णन को प्रदर्शित करता है और इस स्थिति में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इस तल के लंबवत ऊपर की ओर स्थित होता है। इसी प्रकार दक्षिणावर्ती घूर्णन की स्थिति में अर्थात B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर होने पर उसी दक्षिण हस्त नियम के अनुसार आपको B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर नीचे की ओर प्राप्त होता है। यह तल के लंबवत दोनों दिशाएं हैं। ऊपर की ओर होने के कारण हम एकांक सदिश n कैप द्वारा दर्शाते हैं तथा यह B क्रॉस A इस तल के लंबवत नीचे की ओर होने के कारण इसके विपरीत इसे माइनस n कैप एकांक सदिश द्वारा निरूपित करते हैं। इस का उपयोग विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत दोनों बलों के आघूर्ण को ज्ञात करने में करते हैं। तो बिंदु B पर बल QE वेक्टर का बिंदु O के सापेक्ष बल आघूर्ण उसे हम टॉ B वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो टॉ B वेक्टर का मान बिंदु O के सापेक्ष इसकी स्थिति दिखाने वाला सदिश OB वेक्टर जो कि इस तरफ होगा, इस सदिश के अनुदिश अर्थात हम कहेंगे OB वेक्टर क्रॉस F वेक्टर जो कि F वेक्टर बल QE वेक्टर के रूप में है। तो इसे इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। OB वेक्टर O से B तक की यह दूरी A है अर्थात OB वेक्टर का परिमाण A है तथा इसकी दिशा जिस प्रकार विद्युत द्विध्रुव थीटा कोणीय स्थिति में है उसी प्रकार OB वेक्टर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर स्थित है। अतः टॉ B वेक्टर को हम निरूपित कर सकते हैं A Q E साइन थीटा कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण टॉ वेक्टर R क्रॉस F को हम R F साइन थीटा परिमाण के रूप में तथा इसकी दिशा R और F से बने तल के लंबवत एकांक सदिश के अनुदिश प्रदर्शित की जाती है। इस व्यंजक में टॉ B वेक्टर बराबर OB वेक्टर का परिमाण हो गया, QE वेक्टर का परिमाण QE बना, दोनों के मध्य कोण थीटा होने से साइन थीटा यह टॉ B वेक्टर का परिमाण हो गया। इसकी दिशा को देखा जाए तो अभी जो हमने पढ़ा था यदि हम A वेक्टर से B वेक्टर की ओर जाते हैं तो यह ऊपर की ओर होगा, B वेक्टर से A वेक्टर की ओर आते हैं तो तल के लंबवत भीतर की ओर होगा। हम द्विध्रुव की स्थिति के लिए मानते हैं कि कागज का तल वो XY तल है तथा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर Z अक्ष स्थित है। तब R क्रॉस F के रूप में यहाँ से देखा जाए तो OB वेक्टर से QE वेक्टर की ओर आने के लिए हमें क्लॉकवाइज घूमना होता है और जब क्लॉकवाइज आते हैं तो क्लॉकवाइज आने के लिए सदिश B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर अर्थात तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। तो XY तल के लंबवत नीचे की ओर अर्थात ऋणात्मक Z अक्ष की ओर होने के कारण टॉ B वेक्टर की दिशा को माइनस K कैप एकांक सदिश द्वारा निरूपित किया जाता है। यह समीकरण नंबर 1 हुआ। इसी प्रकार बिंदु A पर जो बल कार्य कर रहा है माइनस QE वेक्टर, उसका भी बिंदु O के सापेक्ष बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो उसे टॉ A वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। बिंदु O के सापेक्ष इसकी स्थिति को OA वेक्टर के रूप में इस प्रकार
इस तरफ रखें, कोण थीटा की कोणीय स्थिति को देखा जाए तो यह कोण भी थीटा ही होगा। जिस प्रकार संगतता से यह कोण थीटा बना था, उसी प्रकार संगतता से यह कोण भी थीटा ही होगा। तो इस टॉ ए वेक्टर को भी हम निरूपित करेंगे ओ ए वेक्टर आर वेक्टर के लिए, तथा बल जो इस पर कार्यरत है वो क्रॉस माइनस क्यू ई वेक्टर बल इस पर कार्यरत है। इसे भी हल किया जाए आर एफ साइन थीटा के रूप में, तो टॉ ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर का परिमाण अर्थात ओ से ए की दूरी जो कि ए है, माइनस क्यू ई वेक्टर का परिमाण निसंदेह क्यू ई वेक्टर के परिमाण के इक्वल ही है, तथा साइन ऑफ द एंगल दोनों के मध्य एंगल थीटा ही है। और कोणीय स्थिति थीटा होने से हम इस चित्र के साथ अगर मैच करें तो आर क्रॉस एफ को लें तो ओ ए वेक्टर जो कि आर वेक्टर के रूप में है, इसकी तरफ से एफ वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ये आर क्रॉस एफ, तो यह भी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज घूर्णन जब भी होगा तो क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए हमें बी से ए की ओर आना होगा और बी क्रॉस ए तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। अर्थात इस स्थिति के लिए यह बलागुण भी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। अर्थात इसे भी दिशा दर्शाने हेतु एकांक सदिश माइनस के कैप द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसे हल किया जाए तो टॉ ए वेक्टर बराबर ए क्यू ई साइन थीटा और माइनस के कैप इसी प्रकार होगा, और इसे समीकरण नंबर 2 द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार दो आवेशों के निकाय अर्थात विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला कुल बलाघूर्ण टॉ वेक्टर, टॉ ए वेक्टर और टॉ बी वेक्टर के संयोजन से प्राप्त होगा, और इनके मान समीकरण 1 व 2 से रखे जाएं तो यह ए क्यू ई साइन थीटा माइनस के कैप समीकरण 1 से लिया गया। टॉ बी वेक्टर को भी समीकरण 1 से रख लेते हैं, तो यह भी ए क्यू ई साइन थीटा माइनस के कैप, दोनों पद एक समान होने से हम इसे 2a मल्टीप्लाइड क्यू ई साइन थीटा और माइनस के कैप के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 2a और q का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित होता है, तथा इस चित्र में देखें तो ऋण आवेश से धनावेश की ओर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस प्रकार होगी, p वेक्टर जिसका परिमाण q और 2a के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः इस व्यंजक में भी हम 2a और q की जगह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p का उपयोग करते हैं। इससे हमें टॉ वेक्टर बराबर पी ई साइन थीटा माइनस के कैप प्राप्त हो जाता है। इस वेक्टर को भी चित्र से देखें तो इस व्यंजक में पी ई साइन थीटा और माइनस के कैप हमें प्राप्त हुआ है। पी भी एक सदिश राशि है, ई भी सदिश राशि है। इस व्यंजक में इन दोनों के परिमाण को व्यक्त करता है, तो हम टॉ वेक्टर को P क्रॉस E या E क्रॉस P के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार होगा यह चित्र से देखते हैं। P वेक्टर और E वेक्टर के मध्य कोण देखें, P वेक्टर की दिशा इस तरफ है, E वेक्टर की दिशा इस तरफ है, तो इस दिशा और इस दिशा के मध्य कोण थीटा बना हुआ है, तो यह भी यह सदिश P वेक्टर की दिशा को ही निरूपित करता है। अब P वेक्टर से अगर आप E वेक्टर की तरफ आते हैं तो यह क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए सारे सदिश तल के लंबवत नीचे की ओर होते हैं, तथा इस स्थिति में भी विद्युत द्विध्रुव दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज घूर्णन की स्थिति में ही है। तो स्पष्ट है कि हम बल आघूर्ण टॉ वेक्टर को P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसकी दिशा तल के लंबवत भीतर की ओर अर्थात
ऋणात्मक z अक्ष की दिशा में होगी। इसे समीकरण नंबर 3 द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे बलाघूर्ण का परिमाण Pe sin थीटा तथा तल के लंबवत भीतर की ओर इसकी दिशा माइनस z अक्ष के अनुदिश प्राप्त हो जाती है। इस व्यंजक से प्राप्त होने वाली अन्य स्थितियों का विवरण प्राप्त करने हेतु आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंत में आपको इस व्यंजक से कोण थीटा की विभिन्न स्थितियों के लिए बलाघूर्ण के मान परिमाण प्राप्त होंगे।